नमस्कार। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे हमास इजराइल पर 5000 रॉकेट दागकर अटैक शुरू कर देता है। कि बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन से भी ज्यादा खून बहने वाला है और इसके जवाब में इजराइल भी वॉर डिक्लेयर कर देता है। और ऐसे शुरू होता है द इजरायली एंड हमास वॉर 2023। ये वॉर धीरे धीरे घातक होते जाता है। शुरुआत में ही 1300 से ज्यादा इजरायली मारे जाते हैं हमास के अटैक से, और वो 260 लोग जो कि इजराइल के कार्निवल म्यूजिक फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे थे, पल भर में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत लोगों को इस मैसेकर के द्वारा अपने यहाँ अरेस्ट किया करके हमास रख लेता है। ये एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। इजराइल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि गाजा से जितने भी लोग हैं वो बाहर निकल जाए, इवैक्यूएट कर ले। पर 20 लाख लोगों का इवैक्यूएशन एक बहुत ही बड़ी जंग होगी। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि जो इजराइल है उनके वेस्ट पे, वहाँ पे वो जा नहीं सकते। उनके जो साउथ में उनका इजिप्ट है वो एड प्रोवाइड करता है, पर वो बोलता है कि मैं बॉर्डर नहीं खोलूँगा। और जो उनके इस तरफ है यानी कि मेडिटेरियन सी, वहाँ जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो 20 लाख लोग वहाँ पे फंस चुके हैं। और ये हमास की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि वो अपने लोगों को ही नहीं बचा सकता, तो वो कैसे किसी और को या पूरे इजराइल को अपने अंडर करेगा। आपने ट्विटर में बहुत से वर्ल्ड लीडर्स के इंपॉर्टेंट ट्वीट्स देखे होंगे। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था, इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। और बहुत सारे लीडर्स, ऋषि सुनक इंक्लूडिंग फ्रांस के लीडर्स, एमेन्युअल मैक्रोन, ऑस्ट्रिया के लीडर्स, जर्मनी के लीडर्स, सारे लीडर्स ने मिलके, वेस्टर्न वर्ल्ड ने मिलके, इंडिया ने मिलके हमेशा इजराइल को सपोर्ट किया है। और इस बार वो इजराइल के साथ। और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने तो साफ साफ कह दिया है, जो कंट्रीज टेररिस्ट का साथ देती है वो खुद टेररिस्ट होगी। पैलेस्टाइन के साथ भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया ने तो खुलेआम कह दिया है कि सऊदी स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन। वो पैलेस्टाइन भले ये जंग जीत ना पाए, परंतु ये उसकी सबसे बड़ी विक्ट्री है कि उसको अरब वर्ल्ड का साथ मिल रहा है और अरब वर्ल्ड फिर से यूनाइट हो रहा है। जैसे कतर, जॉर्डन, इजिप्ट ने पूरा साथ पैलेस्टाइन को दे दिया है। और आज ईरान भी पूरी तरीके से इस अटैक में शामिल है। हमास के अलावा एक ऐसी भी कंट्री है जो इस वॉर को सपोर्ट कर रही है, यानी कि ईरान। दोस्तों, ये जो वॉर है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन और एक कंट्री मास्टरमाइंड प्लानिंग करके कर रही है। पहला है पैलेस्टाइन बेस्ड हमास, लेबनान बेस्ड हेजबोल्ला एंड द कंट्री ईरान। ईरान भी इसके पीछे है। और जैसे आपने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का वो एड्रेस देखा होगा, जिसमें वो ईरान पर एलिगेशंस लगा रहे हैं सपोर्ट करने के लिए हमास को। ईरान एक्चुअली हमास को एड और वेपन्स प्रोवाइड करता है, जिससे वो अटैक करते हैं इजराइल पर। कैसे? कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे वेपन्स और अपने टैंक्स कहां से लेके आएंगे? द सिंपल रीजन इज ईरान बिहाइंड इट। 2023 की अप्रैल में मीटिंग की जाती है ईरानियन एम्बेसी बीरूट में। वहां पे मीटिंग होती है इजराइल ईरानियन इस्लामिक पैलेस्टाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन हमास एंड हेजबोल्ला की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पार्ट बनता है इस अटैक को लेकर। क्या इसी मीटिंग में प्लान हुई थी इजराइल और हमास की वॉर? ये बड़ा क्वेश्चन बन के उभरता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो भी अगस्त में 2 मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं इस ग्रुप के। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इसकी प्लानिंग कब से चल रही थी? एक्चुअली इजराइल ने गाजा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो वेस्ट बैंक को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। इजराइल सोचता था कि गाजा
क्या हमास उतना बड़ा अटैक नहीं कर सकता या क्या करेगा, पर वो इजराइल की भी एक गलती बनकर उभरी और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कोalition, एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाया जो कि इजराइल के अपोज में काम कर गया। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे देश में दो इंपॉर्टेंट पर्सन्स रहे। पहले जो सरकार में नहीं रहे फिर भी वो सरकार थे, यानी पूज्य बापू महात्मा गांधी। दूसरा हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी। दोनों ही का मानना था कि उन्हें पैलेस्टाइन के फेवर में रहना चाहिए और दोनों ही प्रो पैलेस्टाइन आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे। वो दोनों हमेशा पैलेस्टाइन को ही अपना एलाई माना करते थे। हमने 1974 में पहली बार पैलेस्टाइन के साथ संबंध स्थापित किए और दोनों के बीच पहली बार एलाइड बायलैटरल समिट्स और डिप्लोमेटिक समिट्स होना शुरू हो गए। पर क्या आप जानते हैं कि पैलेस्टाइन और इंडिया उस समय से लेकर 1980-90 तक काफी अच्छे फ्रेंड्स बने रहे। 1980 में जब इजराइल ने जेरूसलम को अपना कैपिटल घोषित कर दिया, इजराइल ने कहा कि अखंड जेरूसलम ही इजराइल का कैपिटल होगा, तब पैलेस्टाइन भी कहता था कि जेरूसलम मेरा कैपिटल होगा। तो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में झड़प शुरू हो गई। तो इससे भारत को फायदा में क्या मिलता? इस पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने से भारत को फायदा क्या मिलता? दो फायदे थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल फायदा यह था कि इंडिया को उस समय अरब वर्ल्ड की जरूरत थी ताकि हमारा ट्रेड अच्छा हो सके। दूसरा इकोनॉमिकल फायदा था, तेल यानी कि ऑयल रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कंजर्वेटिव। हमें इससे बहुत जरूरत थी। ऑयल हम इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे कि पूरे इंडिया में सप्लाई कर सके। इंडिया ने तो पैलेस्टाइन को, जब इंडिया के पास खुद उतना रिजर्व नहीं हुआ करता था, तब 1995 में पैलेस्टीन को इंडिया ने $1 मिलियन का एड दिया था। हर मूवमेंट पे, हर स्टैंड पे इजराइल ने हमारा स्टैंड लिया, इजराइल ने इंडिया का साथ दिया है और ये इंडिया की भी जीत है। और 1999 से हमारे इजराइल के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है कारगिल वॉर में। कारगिल वॉर में इंडिया का वो सबसे पहले साथ देने वाला कंट्री इजराइल था। वो कहता था कि हम इंडिया के साथ हैं चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे भारत में कुछ लोग पैलेस्टाइन चिल्ला रहे हैं, इसीलिए कहता हूं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो किसी भी बारात में बैठ के चल जा रहे हैं, बिना दोनों तरफ को देखे क्या सही है क्या गलत है देखे, वो इस बारात का हिस्सा बन गए और आगे चलते जा रहे हैं, जो कि गलत। किसी भी देश पर 5000 रॉकेट दाग देना ये एक बहुत ही निंदनीय काम है। हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट्स दाग दिए, पर उसने इजराइल की सेना पर नहीं दागे, इजराइल के मासूम सिटीजन्स पर दागे हैं और 1300 से ज्यादा डेथ भी कर दी। क्या ये सही है? एकदम गलत है। ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है और उसने अपने ही लोगों को फंसा दिया। गाजा में जो 20 लाख लोग हैं वो टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं, अपने ही देश में फंस गए हैं। हमास ने ना तो इजराइल के साथ सही किया और ना ही अपने देश के लोगों के साथ। यही हमास की सबसे बड़ी गलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।